हेलो बच्चों, इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। आप अक्सर इसी को लेकर कमेंट करते हो कि सर अंग्रेजी के आंसर बना बना के कैसे लिखें। देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, सोशल साइंस, कोई भी सब्जेक्ट है जो हिंदी में लिखा हुआ है तो उसके आंसर्स तो हम रट भी सकते हैं, याद कर भी सकते हैं, याद रह भी जाते हैं। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स को याद करने की तो हमें पसीना आ जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, उनमें कठिन कठिन मीनिंग्स होती हैं, तो याद नहीं हो पाती। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम उनको बना बना के लिखना सीख जाएं। और बच्चों ध्यान रखना, ये एक आर्ट है, एक कला है जो सीखी जा सकती है। अगर आज आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो निश्चित ही बहुत हद तक आप सीख जाओगे और आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए, हम वीडियो को 3 स्टेप्स में रन करेंगे। पहला, बना के कब लिख सकते हैं। देखिए, एक खास बात, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं होता है यार कि इस एक वीडियो को देखने के बाद आप फटाफट से कैसे भी आंसर को बना के लिख दोगे। उसके लिए थोड़ी सी प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी, यानी थोड़ी मशक्कत पहले करनी पड़ेगी। तो हम कब लिख सकते हैं, यानी उसके लिए हम आज ही क्या करना शुरू करें, थोड़ी सी क्या शुरुआत करें, थोड़ा सा क्या रफ वर्क करें कि हम इसके लिए कैपेबल हो जाएं इस बात को। दूसरा है एक जरूरी सावधानी, यानी मैं एक जरूरी बात बताऊंगा, इसलिए मैंने पॉइंट में लिख दिया कि एक जरूरी सावधानी का ध्यान रखें जब भी आप ऐसा करें, यानी बना के लिखें। तो एक पॉइंट है जो बताऊंगा। और तीसरा है बना के देखते हैं, यानी मैं जो बताऊंगा वो करके भी दिखाऊंगा, यानी आपको एक आंसर को मैं बना के दिखाऊंगा कि बना के ऐसे लिख सकते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको पता लग जाए कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं, मैं क्या आर्ट आपको सिखाना चाहता हूं। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं, लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, बना के कब लिख सकते हैं। यानी आप बनाने के कैपेबल हो जाओ, लिखने के कैपेबल हो जाओ, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये चीज आपके अंदर आ जाए। तो देखिए, इस बात को मैंने 3 पॉइंट से बताया है। माना आपका कोई चैप्टर है, आपकी बुक का कोई भी एक चैप्टर है, ठीक है। अब आपको इसके साथ क्या करना है। पॉइंट नंबर 1, चैप्टर को हिंदी में पढ़ो। आपके पास गाइड वगैरह तो होगी, चैप्टर को बिल्कुल ऐसे, मतलब बिना किसी प्रेशर के हिंदी में पढ़ लो। चाहे वो स्टोरी है, ऐसे कुछ भी है, आपको सिर्फ पढ़ लेना है। ठीक है, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना, बस पढ़ लेना है। उसके बाद उसको इंग्लिश में पढ़ो। जो चैप्टर आपने हिंदी में पढ़ा ना, उसको फिर इंग्लिश में पढ़ लो। बुक आपके पास है ये, बस पढ़ लो बिना कोई प्रेशर के। हाँ, एक खास बात, अब आपको लग रहा होगा बोरिंग काम कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सबके साथ ये करना पड़ेगा क्या, ये तो बहुत ही महान काम बता रहे हैं, बहुत टफ काम बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, बस 2-4 चैप्टर के साथ जब आप ये कर लेते हो ना, तो आपके अंदर वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा, आपके माइंड में वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा जो बना के लिख सकता है। मतलब ये इसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो पहले चैप्टर को हिंदी में पढ़ो, फिर इंग्लिश में पढ़ो। उसके बाद क्या करना है, चैप्टर की समरी अपने शब्दों में इंग्लिश में लिखो। फिर एक रफ कॉपी उठा लो। आपके दिमाग में जो बच गया, माना जैसे आपने चैप्टर में बहुत सारी बात है, कुछ भी है, सब उठ गई, लेकिन जो बची ना, वो समरी को, यानी आपको एक कहानी के रूप में बताना है कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ। जैसे माना कोई मूवी हमने 3 घंटे देखी, 2 घंटे देखी, अपने फ्रेंड को बताएंगे, 5 मिनट में बता देंगे। मतलब ये मानो कि 10 लाइन में बता देंगे। तो जो 10 लाइन होती है ना, वो समरी होती है। ठीक है, और वो हमारे खुद के शब्द होते हैं, वो उस मूवी के वर्ड नहीं है, उस चैप्टर के वर्ड नहीं है, हमारे शब्दों में, यानी उस बात को हमारे शब्दों में एक्सप्लेन करना एक समरी कहलाता है। तो चैप्टर की समरी को अपने शब्दों में इंग्लिश में लिखो। जो भी इंग्लिश तुम्हारे पास है, टूटी फूटी, अरे अगर तुम 10th क्लास में 12th क्लास तक आ गए हो तो कुछ तो अंग्रेजी होगी ना, तो उसी अंग्रेजी की सहायता से जैसा आपसे लिख पड़े, जैसे सेंटेंस तुम बना सको, वैसे सेंटेंस में समरी को लिख दो। अगर ये आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, ये कठिन लग रहा है, तो आप अथवा ऐसे कर सकते हो, पहले उसकी समरी को हिंदी में लिखो। जो बात है चैप्टर में उसको हिंदी में लिख लो, 10, 12, 15 लाइन में जितना लिख सको। उसके बाद फिर इंग्लिश में लिखो। देखो, मैटर तो तुम्हारे पास आ गया, यानी हिंदी तो है ही, उसकी तुम्हें इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है अपने शब्दों में। जैसी इंग्लिश तुम्हारे पास है उसी से कर दो, ये काम तुमको करना है। जो समरी होती है ना, ये बड़े काम की चीज होती है, और हमारा दिमाग है ना, ये बहुत ही अद्भुत चीज है। यानी चैप्टर कितना ही बड़ा है, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है ना, जो काम की बात है, उनको पकड़ लेता है। जैसे देखिए, अभी दिमाग में आ रहा है एक भोली वाला चैप्टर है। अब भोली वाले चैप्टर में आप पढ़ रहे हो, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आप भोली एक लड़की थी, नंबरदार रामलाल की एक लड़की थी, ये नंबर की लड़की थी, ये वो हकलाती थी। तो जो हकलाती थी ना, ये इसका टर्निंग पॉइंट है, यानी एक अच्छी बात है इस पार्ट में से, जिसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो हकलाती थी, अब तुरंत से ये एक्स्ट्रा किया करो। हकलाने की स्टेमर होती है, ठीक है, सी स्टेमर्ड, वह हकलाती थी। इसको थोड़ा लिख के देख लो, इस पर थोड़ा गौर कर लेना। तो कहने का मतलब है, हमारा माइंड तुरंत ही कैच कर जाता है। कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, उसमें जो सबसे काम की बात है वही
समरी के रूप में दिमाग में रहती हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो एक महान भौतिक शास्त्री थे, उन्होंने एक कहावत कही थी, एक बात कही थी, वी रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, वी फॉरगेट ऑल दैट थिंग्स, हम उन सब चीजों को भूल जाते हैं, बट व्हाट रेस्ट, लेकिन जो बचता है इज कॉल्ड एजुकेशन, वही शिक्षा कहलाता है। यानी हम जो भी पढ़ते हैं ना सब भूल जाते हैं, लेकिन जो बचता है थोड़ा थोड़ा वो सार तत्व होता है। तो जब हम लेसन को पढ़ते हैं ना तो जो दिमाग में बच जाता है वही उसका सार तत्व है। और जो सार तत्व आपके दिमाग में बचा ना, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, क्योंकि वहीं पे वो बातें हैं जहां से एक लेसन में टर्निंग पॉइंट आया या कोई ऐसी बात आई जो बहुत अच्छी है, जिससे उस कहानी का ताना बाना बुना हुआ है। तो ये बात आपको पहली ट्रिक है, बना के कब लिख सकते हो उसके लिए आपको ये 3 काम करने पड़ेंगे। अब हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि यार बहुत अजीब सी बात है, बोरिंग सी चीज है, तो भैया फ्री में कुछ नहीं मिलता, कुछ तो बोरिंग करना पड़ेगा, कुछ तो पन्ने भरने पड़ेंगे, कुछ तो अलग करना पड़ेगा, वरना फिर ठीक है मत मानो मेरी बात, आंसर्स आपके सामने है, रट्टा मारते रहो, जैसे बरसों से मारते आ रहे हो मारते रहो। मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूं, अरे ऐसा करते हो ना तो हमारे दिमाग में वो कैपेबिलिटी आ जाती है, वो सॉफ्टवेयर बन जाता है जो बना के लिख सकता है। ये आपको मतलब 10-5 बार तो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यार एक बात बताओ, एक दिन में आपने 4 चैप्टर के साथ ही कर लिया, 2 दिन में कर लिया, 3 दिन में कर लिया, तो कुछ ना कुछ तो होगा यार। क्योंकि मैं आपको एक दिल की बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं, मैं ये सारी चीजें अपने स्टूडेंट्स पर अप्लाई कर चुका हूं, इनके रिजल्ट देख चुका हूं, और मैं अपने वीडियोस में आपको वही बात बताता हूं जो मैं करके देख चुका हूं, जिसका एक्सपेरिमेंट मैंने कर लिया, और ये होता है, ऐसा होगा आपके साथ भी होगा, ठीक है। तो पहली शर्त तो ये है, अगर आप ये कर सकते हो तो आप बना के वहां पे लिख सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, एक जरूरी बात, वो जरूरी बात आप नोट कर लेना, बहुत काम की है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, एक जरूरी सावधानी। लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं एक चीज जरूर आ रही होगी कि सर ने आते ही बताया था कि मैं आज आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा, वो चीज बताऊंगा कि आप बना के लिख के आ सकते हो। लेकिन जो पहला पॉइंट था कि बना के कब लिख सकते हो, इसमें कहीं भी क्वेश्चन आंसर का मेंशन नहीं आया, सिर्फ ये बताया गया कि भाई चैप्टर को पढ़ो, पहले हिंदी में पढ़ो, फिर इंग्लिश पढ़ो, फिर उसकी समरी लिखो। इसका आंसर से क्या लेना देना है, लेकिन थोड़ा सा अपने माइंड पे भी भरोसा रखो, सब कुछ मेरे मुंह से मत उगलवाओ। वो तीसरे पॉइंट में आपको बता दूंगा बना कैसे लिखते हैं। लेकिन जब आप ये करते हो, आप एक समरी लिखते हो इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं आप एक आंसर भी लिख सकते हो। मेरा कहने का मतलब है जब आप वो चीज करोगे ना 3, 4, 5 चैप्टर में, तो वो चीज आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी कि आप एक क्वेश्चन का आंसर हम बना के कैसे लिखते हैं। कहने का मतलब है थोड़ा सा अपने माइंड पे भी भरोसा रखो, बिल्कुल टीचर पर हमेशा डिपेंड मत रहा करो। देखिए एक जरूरी सावधानी ये है, अपने आंसर्स में टेंस का विशेष ध्यान रखें। जब तुम बना के लिखोगे ना तो फिर देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि बच्चे कॉपी में सबसे ज्यादा गड़बड़ कहां करते हैं, टेंस में। मतलब पूछा पास्ट में, पास्ट से शुरू कर दिया, बीच में प्रेजेंट आ रहा है, फिर पास्ट आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है। आपके आंसर में बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती हैं, आंसर इधर से उधर जा सकता है, वो चीजें फिर भी चल सकती हैं। क्योंकि देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट है, इसके पीछे क्या मकसद है कि भाई आप लिखना सीख जाओ, पढ़ना सीख जाओ। अब जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, तो जो आपने लिखा उससे वो जज करेगा कि भाई आप कितना % सीखे, मतलब लिखना, अंग्रेजी लिखना कितना % सीखे। तो जितना % आप सही लिखते हो उसी अनुपात में नंबर दे देता है। अब हम किस चक्कर में रहते हैं कि 100% सही लिख के आए। अरे बिल्कुल 100% के चक्कर में मत रहो। आप जो कुछ थोड़ा बहुत लिखते हो ना, उससे वो संतुष्ट होता है कि ये 12वीं का बच्चा या 10th क्लास का बच्चा इतनी मतलब मात्रा तक इंग्लिश लिखना सीख गया है। थोड़ी बहुत गलतियां होती है। अब बात आ रही है गलतियों की, तो गलतियां कई प्रकार की होती है, लेकिन उनमें से जो टेंस की मिस्टेक होती है ना, वो एक टीचर को सबसे ज्यादा खटकती है, उस पर सबसे पहले ध्यान चला जाता है। पास्ट में पूछा है, आप बीच में इज़-एम-आर दिखा रहे हो, हैज़-हैव दिखा रहे हो, फर्स्ट फॉर्म दिखा रहे हो, एस-ई-एस दिखा रहे हो, तो उसको देखते ही वो समझता है कि ये बच्चा भी कुछ नहीं सीखा। तो टेंस पर कंट्रोल रखो। एग्जाम्पल के लिए देखो, यदि प्रश्न पास्ट में पूछा है तो आंसर पास्ट में देना पड़ेगा, यदि प्रश्न प्रेजेंट में पूछा है तो आंसर प्रेजेंट में देना पड़ेगा। आगे देखो, व्हाई डिड द टाइगर किंग किल 100 टाइगर्स, बाघ राजा ने 100 बाघ क्यों मारे थे। अब मैंने मारे थे क्यों बोला, क्योंकि डिड आ रहा है, डिड मतलब पास्ट, मतलब पास्ट में पूछा है। तो देखिए पहली बात तो पास्ट में स्टार्ट करो। द टाइगर किंग किल्ड, आपने जब किल्ड लिखा ना, डिड को हटा के किल्ड लिखा, तो अपने पास्ट में शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। 100 टाइगर्स बिकॉज। अब आगे आप जो भी आंसर लिखोगे ना, सब पास्ट ही पास्ट में लिखोगे, क्योंकि उसने पास्ट में पूछा है, पास्ट में। मतलब कंट्रोल रखो इस बात को। जब ऐसे एग्जाम देने बैठो ना, तो एक क्लिक डाल दिया करो पहले ही कि भैया क्वेश्चन मतलब किस टाइम से पूछा है, तो मुझे पास्ट में टिके रहना है। पास्ट का मतलब है सेकंड फॉर्म का यूज करोगे, हेड का यूज करोगे, डिड का यूज करोगे, वाज वर का यूज करोगे। ये पास्ट से रिलेटेड वर्ड है। आप कहीं भी इज़-एम-आर वो नहीं डालोगे उनमें, जानबूझकर, मतलब कैसे भी करके डालना ही नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि वो गलती है ना, बहुत मेजर गलती होती है।
जैसे कि अगर आगे आप इसको बढ़ाना चाहो तो पास्ट में आगे बढ़ेगा। जैसे द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषियों ने प्रेडिक्टेड मतलब सेकंड फॉर्म में भविष्यवाणी की थी दैट द किंग वुड बी किल्ड, कि राजा मारा जाएगा बाय अ टाइगर, एक टाइगर के द्वारा। तो ये पास्ट में आपने इसको मेंटेन किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप प्रेडिक्ट कर देते हो फर्स्ट फॉर्म तो गलत है, या इज दिखा देते हो तो गलत है। तो पास्ट में रहो। अब मानो देखो क्वेश्चन सेम है, इसी को उसने प्रेजेंट में पूछ लिया, अब ये पूछने वाले की मर्जी है। जो ऐसा क्यों करता है, एक बात बताओ, देखो मैं आपको एक बात बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग। जो टाइगर किंग है वो पूरा पास्ट में है, पास्ट की स्टोरी है, तो सारे क्वेश्चन पास्ट में ही पूछने चाहिए। फिर भी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाई डज द टाइगर किंग किल 100 टाइगर्स, बाघ राजा 100 बाघ क्यों मारता है। डज आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मारता है। क्यों ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि आपकी स्टोरी पास्ट में थी, लेकिन उसने जानबूझ के यहाँ पे टेंस बदल दिया। वो यही बात तो देखना चाहता है कि आप पढ़ना सीखे या ना सीखे, आप लिखना सीखे या ना सीखे, आप टेंस को मेंटेन करते हो नहीं करते हो। स्टोरी पास्ट की प्रेजेंट में पूछ रहा है तो आपको आंसर प्रेजेंट में ही देना है। अब इसमें आप वाज वर्ब का या सेकंड फॉर्म का या हेड का या डेड का यूज नहीं करोगे। तो जैसे मैंने इसको शुरू कर दिया, द टाइगर किंग किल्स, बाघ राजा मारता है। देखिए ऐसी एस लगा दी, यहाँ पे किल्ड था और यहाँ पे किल्स है, क्योंकि ये सिंगुलर है ऐसी ऐसा आएगा। द टाइगर किंग किल्स 100 टाइगर्स बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के साथ प्रेडिक्ट आएगा, प्रेडिक्टेड नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से इसको आगे बढ़ा दो, मतलब प्रेजेंट में ही रहने दो। तो टेंस का विशेष ध्यान रखें। और थोड़ा बात को आगे बढ़ाऊं, जैसे आप बैंक रॉबरी है, 12th क्लास में हो, बैंक रॉबरी एक रिपोर्ट आई, ठीक है। अब ये बैंक रॉबरी है ना, ये पास्ट में हो चुकी, तो जो हमारी रिपोर्ट होती है मोस्ट ऑफ रिपोर्ट वो पास्ट में लिखी जाती है। अब आपने शुरू तो पास्ट में कर दिया कि लुटेरे थे, रॉबर थे, बैंक में आए, ये किया, लेकिन बाद में आप फिर प्रेजेंट मतलब वो धमकी देता है, गार्ड को गोली मारता है, यानी आप प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो, एस लगा रहे हो, इसे मार कुछ भी लिख रहे हो, रॉन्ग है। ध्यान रखना पास्ट में ही रहना है। माना आपके स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हुआ, एनुअल फंक्शन हुआ, तो पास्ट में हुआ था, पास्ट में ही चलते रहो, उसमें प्रेजेंट मत दिखाओ। और कोई चीज प्रेजेंट में पूछी है तो फिर पास्ट मत दिखाओ। ये मैं आपके पूरे इंग्लिश पेपर की बात कर रहा हूं, चाहे कोई भी टॉपिक हो, ग्रामर को छोड़ करके, ग्रामर तो खैर फिक्स है, लेकिन क्वेश्चन आंसर में आपके कंपोजिशन पार्ट में जिस टेंस में कोई क्वेश्चन है उसी टेंस में रहो। मैं इस बात पे इतना क्यों गला फाड़ रहा हूं, मैं इसलिए फाड़ रहा हूं, गलतियां बहुत तरह की होती हैं, लेकिन टेंस की मिस्टेक बहुत जल्दी दिखती है। आपकी कॉपी में, आपके आंसर में जो पास्ट के में इस दिखेगा ना, बहुत कड़वा लगता है वो, उसको देख करके और कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करता, फटाफट से गोला कर दो। आपकी मतलब आपको जज कर लिया, आपको चेक कर लिया, आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, आप कुछ नहीं जानते हो, कहने का मतलब है ये गलती बहुत बड़ी गलती है। तो जब आप बना के लिखोगे ना तो ये गलती बहुत ज्यादा होगी। तो इस पे अपने दिमाग को कंट्रोल रखना, सोचना, टेंस का विशेष ध्यान रखें। और टेंस दो ही चलते हैं, मोस्ट ऑफ, प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है। कभी एक वीडियो में इस बारे में और डिटेल कर देंगे कि भाई प्रेजेंट का है तो कौन कौन से वर्ड आते हैं, पास्ट का है तो कौन कौन से वर्ड आते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि मतलब एग्जाम्पल से कैसे बताएं कि ये कैसे होता है, और अब हम बना के देखते हैं। देखिए बना के देखने में क्या होगा, एक तो होता है किसी क्वेश्चन का एक परफेक्ट आंसर जो हमारे टीचर ने लिखाया है या फिर गाइड में, बुक में, कहीं भी है, एक तो वो होता है परफेक्ट आंसर, हम उसमें रट्टा मारते हैं। और दूसरा होता है कि हम कोई रट्टा नहीं मारते, हम इतने कैपेबल हैं कि कोई भी क्वेश्चन है उसको पढ़ा, समझा और जो हमें याद है उसके आधार पर तुरंत उसकी इंग्लिश बना दी। ध्यान रखना, एक बात मैं हर वीडियो में कहता हूं, अक्सर कहता हूं कि ऐसा कोई वर्ड नहीं जो रिप्लेस ना किया जा सके, ऐसा कोई आंसर नहीं जो रिप्लेस ना किया जा सके। यानी जो लाइन है उस लाइन को, उस बात को हम दूसरे शब्दों में, अपने शब्दों में कह सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई वर्ड है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, कोई टफ वर्ड है उसके जगह हम एक दूसरा सरल वर्ड दे सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो, हमारा एक लेसन है 12th क्लास में, डीप वाटर, तो मैंने उसमें से क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन है व्हाट प्लान्स डिड डगलस मेक, डगलस ने क्या योजनाएं बनाई थी क्यों बोला, डिड आ रहा है, पास्ट का है, ध्यान रखना। तो डगलस ने क्या प्लान बनाए थे, व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन द पूल, जब वह पूल में डूब रहा था, ड्राउनिंग मतलब डूब रहा था, ठीक है। सरल सा क्वेश्चन है, यही मैंने लिया। आपको पता होगा डीप वाटर में जो डगलस है, एक पूल में एक लड़का उसको फेंक देता है, वहां पे वो डूब जाता है। तो डूबने में थोड़ी प्रोसेस चलती है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, कई चीजें ऐसी होती हैं, ठीक है। तो यहां से उसने क्वेश्चन लिया। अब क्वेश्चन पास्ट का है, ठीक है। अब ये इसका परफेक्ट आंसर है, ठीक है, जो हम रटते हैं। जैसे ही प्लान्ड दैट व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, उसने योजना बनाई कि जब उसके पैर बॉटम होता है पेंदा, पेंदे को छुएंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप, तो वह एक बड़ा सा जंप लेगा। कम टू द सरफेस, सतह पे आएगा। लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर सपाट लेट जाएगा। एंड पेडल होता है पैर चलाते हुए, ठीक है, तैरते हुए, टू द एज ऑफ द पूल, और तालाब के किनारे पर पेडल मारता हुआ, तैरता हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो
एज है, पेडल है, सरफेस है, फिट है, बॉटम है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हमें रटने पड़ते हैं। लेकिन सिंपल सा हमने इसकी समरी जब पढ़ रहे थे या हिंदी में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तो हमारे दिमाग में ये बात तो याद थी कि यार उसने योजना बनाई थी कि जब नीचे जाएगा ना तो जैसे ही पेंदे में पहुंचेगा, नीचे उसकी फ्लोर पे पहुंचेगा तो उछलेगा और ऊपर आ जाएगा। मतलब छोटी सी बात, हल्की सी बात दिमाग में थी। अब ये जो बात थी इसको अपने शब्दों में कहना। तो देखिए अब ये आपके सामने भी है, लेकिन मैं इसमें से कोई वर्ड नहीं लूंगा, मैं अपने मन से ऐसे लिखूंगा जैसा मुझे याद था। आप लिख सकते हो अपने शब्दों में। जैसे देखिए ही थॉट, उसने सोचा, मतलब आपके मन में आया, सोचा, ठीक है। यहाँ पे वैसे प्लान है और क्वेश्चन में दिया, आप चाहो तो प्लान भी लिख सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, हर वर्ड रिप्लेस हो सकता है, हर वर्ड बदल सकता है, उसके स्थान पर कोई और आ सकता है। तो यहाँ पे अपने थॉट लगाया, उसने योजना बनाई, उसने सोचा, बात एक ही है, दैट की, वैन जब। अब ये मेरे मन में आ रहा है, ऐसे आप अपने दिमाग को ले लो कि आपके मन में जो जो बातें आती चली जाए ना, आप उनको अपने शब्दों में कहते चले जाओ, टेंस का ध्यान रखते हुए। तो ही थॉट दैट व्हेन ही वुड रीच। अब मेरे दिमाग में रीच आया मतलब पहुंचेगा, और यहाँ पे क्या है, व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उसके पैर, बॉटम, बॉटम होता है पेंदे को हिट करेंगे मतलब छुएंगे, और यहाँ पे क्या है, रीच, पहुंचना। आप चाहे ना रीच की जगह आप टच भी कर सकते हो, When he would touch up the bottom, इसमें bottom है, आप याद नहीं कर रहे, bottom नहीं आ रहा, तो on the floor, when he would reach या touch the floor, floor होती है फर्श, of the pool। अब देखिए उसी बात को आपने ऐसे लिख दिया, he thought, उसने सोचा, that when he would reach या he would touch, ऑब्लिक में ये reach लगा सकते हो, touch लगा सकते हो, छुएगा या पहुंचेगा, द फ्लोर, फर्श को, ऑफ द पूल, तालाब की फर्श को जब वो छुएगा या उसको टच करेगा। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है ही वुड मेक अ बिग जंप, वह एक बड़ा सा जंप लेगा। अब ये आपके माइंड में नहीं आया, आपके माइंड बस इतना है कि यार वो नीचे जाएगा और सोच रहा है कि ऊपर आएगा, मतलब उछलेगा, उछल के आएगा, कैसे भी आएगा, मतलब ऊपर आने के बारे में सोच रहा है। तो आप इस बात को ऐसे कह सकते हो, आप बोल सकते हो ही वुड ट्राई टू जंप, वह उछलने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पे पता नहीं, देखो यहाँ पे था ही वुड मेक अ बिग जंप, और यहाँ क्या कह रहा है, ही वुड ट्राई टू जंप, वह उछलने की कोशिश करेगा। अब माना ये भी आपके दिमाग में नहीं आया तो आप ऐसे बोल सकते हो, मैं ऑब्लिक कर रहा हूं, ही वुड थ्रो हिमसेल्फ अपसाइड, वह अपने आप को ऊपर की ओर फेंकेगा। तो देखिए ही वुड ट्राई टू जंप, वह उछलने की कोशिश करेगा, या फिर ही वुड थ्रो हिमसेल्फ अपसाइड, वह अपने आप को ऊपर फेंकेगा। बात तो वही है ना। और यहाँ पे क्या लिख रहा है, ही वुड मेक अ बिग जंप, वह एक बड़ा सा जंप लेगा। तो आप मतलब अपने शब्दों में भी बात को कह सकते हो, बात वही आ रही है, बात में कोई अंतर नहीं है, सेंस वही आ रहा है, लेकिन अपने शब्दों में आप कह रहे हो, है ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कम टू द सरफेस, सतह पे आ जाएगा। अब सरफेस होती है पानी की ऊपर की सतह। अब सरफेस आपके दिमाग से निकल गया, और ये बात है ही नहीं कि भाई इसके आगे ये लिखा हुआ है, आप तो बस सिंपल से सोच रहे हो, एंड कम आउट फ्रॉम द वाटर, और पानी से बाहर आ जाएगा। इसमें लिख रहा है कम टू द सरफेस, सतह पे आएगा, आप कह रहे हो एंड कम आउट, और बाहर आ जाएगा फ्रॉम द वाटर, पानी से। हाँ एक खास बात देखिए, जो वुड चल रहा है ना, वुड ये पास्ट को बताता है। अब वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो एक बार हमने वुड काम में ले लिया, उसी वुड के साथ आगे हम एंड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं, तो इससे पास्ट ही चल रहा है। अब ये मत समझना ये कम तो फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये कम देखिए यहाँ पे आपने वुड का यूज किया, ही वुड थ्रो हिमसेल्फ एंड कम, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे एक एडिशनल वुड और लगा दिया, आप चाहो तो इसको भी नहीं लिख सकते हो, जैसे फ्लोर ऑफ द पूल, अब कॉमा लगा के ट्राई टू जंप, उछलने की कोशिश करेगा, क्योंकि वुड जो पहले वाला है ना ये काम में दे रहा है, लेकिन आपने दोबारा से लिख दिया क्योंकि आप खुद बना के लिख रहे हो, तो ये गलतियां चल जाएंगी, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। एंड कम आउट फ्रॉम द वाटर, और पानी से बाहर आ जाएगा। अब आगे क्या लिखा है, लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर सपाट, सीधा ऐसे सपाट लेटेगा। अब ये एक अनावश्यक चीज है, इसको आप भले मेंशन ना करो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसको आप छोड़ दो। एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पेडल मारते हुए। अब देखिए पेडल, एंड के बाद पेडल लिख रहा है तो वुड वही काम कर रहा है, तो ऐसा ही आप भी कर सकते हो, फ्रॉम द वाटर एंड। अब पेडल आप नहीं लेना चाहते, पेडल होता है जैसे साइकिल में पेडल मारते हैं ना, तो वो पेडल है। जैसे साइकिल में पेडल मारते हैं तो पैरों को ऐसे करते हैं, ऐसे ही हम पानी में भी पेडल मारते हैं, तो पेडल एक वर्ब है, पैरों को ऐसे मूव करना। अच्छा, अब आप पेडल को नहीं काम में लेना चाहते हो, आप नहीं रट रहे हो, तो आप ऐसे कह सकते हो इस बात को, फ्रॉम द वाटर एंड स्विमिंग, तैरते हुए, क्योंकि जो पेडल होता है ना वो तैरना ही होता है, एंड स्विमिंग, और तैरते हुए कम आउट, बाहर आ जाएगा, फ्रॉम द पूल, तालाब से, और तालाब से
तैरते हुए बाहर आ जाएगा। अब स्विमिंग भी आपके दिमाग में नहीं रहा तो आप ऐसे कह सकते हो एंड मूविंग हिज लेग्स, अपनी टांगों को चलाते हुए कम आउट बाहर आ जाएगा फ्रॉम द पूल, तालाब से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एज ऑफ द पूल, तालाब के किनारे। आप करो तालाब से बाहर आ जाएगा, जब बाहर आ जाएगा तो किनारे पे ही आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो आंसर है ये बिल्कुल इसके सिमिलर है। अब ये अलग बात है, देखिए अलग बात ये है, अब ये एग्जामिनर का मूड है। एक एग्जामिनर ऐसा हो रूढ़िवादी हो, उसे तो बस वो रटा रटाया और जो बुक के जो वर्ड्स है ना उन सहित ही ऐसे ही वर्ड चाहिए, ऐसी लाइन्स चाहिए तो उसमें फुल मार्क्स देगा। लेकिन कोई अच्छा हो, मेरे जैसे टीचर हो ना, तो वो बड़ा पसंद करेगा इसको कि स्टूडेंट ने अपने शब्दों में लिखा है, ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखा है, तो उसको बहुत लाइक करेगा। यहाँ पे आपका लक चलता है। ठीक है, तो अगर आप रट सकते हो, आप अच्छे से रट्टा मार सकते हो, याद कर सकते हो, तो फिर आप ये वाला ले लो। लेकिन आप रटने से पिंड छुटाना चाहते हो, आप इंग्लिश को सीखना चाहते हो, अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हो, तो इन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दो। और एक बात बताऊं, 12th क्लास में, 10th क्लास में इंग्लिश में अगर इसकी वजह से माना आपने ये लिखा, इसमें 1 नंबर कम आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने ये चीज़ सीख ली, इंग्लिश को लिखना सीख लिया अपने शब्दों में, तो ध्यान रखना आप बहुत आगे जाते हो, आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जिस तरह से हमने इस आंसर को इस तरह से अपने शब्दों में लिखा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया के हर आंसर को हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये चीज़ थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाती है। आप 2-4 आंसर्स पे इसको अप्लाई करके देखना, ठीक है, आप देखना कि वो चेंज हो जाते हैं, फिर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, आप अपनी मर्जी के मालिक खुद बन जाते हो। और ये चीज़ों पर जब हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं ना, तो उसके बाद याद भी कुछ करना, ये हेडक खत्म हो जाती है। हमारा माइंड इतना कैपेबल हो जाता है, हमारे माइंड में वो सॉफ्टवेयर इतना इंप्रूव हो जाता है कि बस हम लेसन्स को देखेंगे, थोड़ा समझेंगे और फिर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की तो आवश्यकता है। हाँ, मैंने एक और मेंशन किया था कि हम किसी वर्ड को भी रिप्लेस कर सकते हैं। उसका एग्जांपल देखो, जैसे हाँ, आप इसको नोट कर रहे हो क्या? वैसे नोट करने वाली कोई बात है नहीं, बस आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से बताया था, फिर भी 2-4 भाई सोच रहे होंगे कि नोट कर लूँ तो कर लो। ठीक है, मैं थोड़ा इसको यहाँ बता देता हूँ। इसमें तो नोट करने वाली कोई बात ही नहीं थी, जैसे इसको हटा रहा हूं मैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे अपने 10th क्लास का एक लेसन है भोली वाला, है ना, उसमें एक वर्ड आया मेरे दिमाग में, अभी अभी यही वर्ड आया, जैसे कि सी स्टेमर्ड या भोली स्टेमर्ड। ठीक है, तो स्टेमर्ड का अर्थ होता है हकलाना। कोई व्यक्ति जब अटक अटक के बोलता है, हकलाता है, तो उसको स्टेमर करना बोलते हैं। स्टेमर्ड, वह हकलाती थी। ठीक है, भोली हकलाती थी। अब जो स्टेमर्ड है ना, ये मीनिंग आपसे नहीं आती, आपसे याद नहीं हो रही, आप इसको याद नहीं करना चाहते, तो इस वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसको हम अपने शब्दों में, दूसरे शब्दों में इस बात को कह सकते हैं, वो भी हकलाना ही हो जाएगा। आप ये भी तो कह सकते हो, भोली के लिए सी लिख दो, सी टुक पॉजेज। पॉज होता है रुकना, मतलब कोई काम करते करते बीच में पॉज लेना, रुकना होता है। तो सी टुक वह लेती थी, क्योंकि सेकंड पास्ट है तो यहाँ पास्ट पे टुक लगा दिया। सी टुक पॉजेज ड्यूरिंग, ड्यूरिंग होता है दौरान, टास्क, वह बातचीत के दौरान पॉजेज लेती थी। अब कोई बातचीत के दौरान पॉजेज ले रहा, मतलब रुक रहा है, तो वो स्टेमर हो रहा है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो इस बात को, सी कुडंट स्पीक प्रॉपरली, वह ठीक ढंग से, उचित तरीके से नहीं बोल सकती थी, बिकॉज सी टुक पॉजेज ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। अब टाक को हटा के आप ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ऐसे लिख दो आप, बातचीत के दौरान। ठीक है, इसको भी रिप्लेस कर दिया टाक को। ठीक है, इस तरह से तो हम अपनी बात को इस तरह से कह सकते हैं, इस स्टेमर्ड के बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन बस थोड़ा सा रिस्क यही है कि जो एग्जामिनर है ना, उसके दिमाग में तो उसको स्टेमर्ड ही चाहिए। अब यहाँ पे मैं फिर एडवाइस करूंगा कि यदि आप अच्छे से रट सकते हो, आपकी कैपेसिटी है, तो इस तरह से दीजिए, और आप नहीं रटना चाहते तो ये भी ऑप्शन आपके सामने है। लेकिन हार नहीं माननी चाहिए कि नहीं इंग्लिश मुझे याद नहीं होती। अरे याद नहीं होती कोई बात नहीं, आप खुद अपनी मर्जी के मालिक बन जाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। तो बच्चों, ये था वीडियो। इन बातों को अप्लाई जरूर करके देखना, मैं दिल से बोल रहा हूं। अगर आप अप्लाई कर लेते हो एक बार भी, तो ये चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं, वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर टीचर के पास ही है या जिन्होंने आपकी बुक्स लिखी है उनके पास है। वो ईश्वर ने, वो गॉड ने हर व्यक्ति को दिया है। बट होता क्या है, हर व्यक्ति दूसरे पे डिपेंड है। आप टीचर्स पे डिपेंड हो, आप बुक्स पे डिपेंड हो, कभी खुद पे भी डिपेंड होकर देखो, आपके अंदर भी वो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। कोई
मुश्किल काम नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आप ये चीज़ें करते हो ना तो एक दिन आप इतने कैपेबल हो जाते हो कि माना वो आंसर था ना परफेक्ट वाला, उसको आप देखोगे ना, सिर्फ रीड करोगे और वो आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन वो होता तभी है जब हम पहले इन चीज़ों से गुजर लेते हैं, थोड़ी मशक्कत कर लेते हैं, थोड़े वर्ड्स को रिप्लेस करके देख लेते हैं, थोड़े सेंटेंस बना के देख लेते हैं। सब कुछ संभव है। ठीक है, तो काफ़ी बातें हो चुकी। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बहुत काम के वीडियोज़ हैं। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।